का ज्ञानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं कि नेट प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी कैसे करें। मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं जो कि परीक्षा में जिससे कि क्वेश्चन बार बार बनता है। अगर जो आप उस टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो करीबन 50 में आप 30 से 35 प्रश्न सही हल कर पाएंगे। सबसे पहले इसके लिए आप 2 किताबें ले सकते हैं। या तो आप दृष्टि की किताब ले सकते हैं या तो आप KVS मदान की किताब ले लीजिए। कोई एक ही किताब लीजिए, KVS मदान कोई एक ही किताब लीजिए, उसमें हूबहू टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो आप टॉपिक वाइज जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, आप अगर जो उनको तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छी स्थिति में होंगे। आइए पहले देखते हैं इकाई 1, इकाई 1 शिक्षण अभिवृत्ति, इकाई 1 शिक्षण अभिवृत्ति एवं इकाई 2 शोध अभिवृत्ति। ये जब प्री PhD कोर्स होता है उसमें पढ़ाया जाता है। तो इसमें आप कितना भी अच्छे से तैयार कर लेंगे लेकिन आप अच्छे से हल नहीं कर पाएंगे जब तक आपको प्री PhD कोर्स न कराया जाए। तो इसमें आप केवल 2 टॉपिक तैयार कर लीजिए। जो पहला शिक्षण अभिवृत्ति है, टॉपिक नंबर 4 जो उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति है। अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति है। ऑफलाइन ऑनलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियां हैं जिनमें स्वयं प्रभा, MOOCs इत्यादि जो नई पद्धतियां पढ़ाई के लिए लॉन्च की गई हैं ऑनलाइन, जो कि UGC की तरफ से की जाती हैं एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से। आप ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। और एक शिक्षक सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और ICT आधारित, ये 2 टॉपिक बस शिक्षण अभिवृत्ति में आप तैयार करें और अन्यथा अन्य टॉपिकों को आप छोड़ सकते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक, शोध अभिवृत्ति। इसमें आप केवल टॉपिक 5 शोध में ICT का अनुप्रयोग, ये टॉपिक केवल देख सकते हैं। इसके अलावा अगर जो इसमें क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको तुक्का विधि से भी हल कर सकते हैं, या आपको कुछ मोटा मोटी अंदाज़ा लग रहा है कि हाँ ये सही हो सकता है तो उनको सही कर दें। इस दोनों टॉपिक में ज़्यादा अपना समय न गंवाएं। अन्य जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं जो आपको आते हैं उनको सॉल्व करें तो आप ज़्यादा अच्छी पोजीशन में रहेंगे। जैसे जो अगला टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन का, इसमें आप 5 में 5 सही कर सकते हैं। जब मैंने JRF क्वालिफाई किया था तो इसमें मैंने 5 में 5 सही किया था। तो इसमें आप कॉम्प्रिहेंशन में कम से कम 10 से 15 से 20 मिनट टाइम अपने आप को दीजिए तो 5 में 5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, इनमें जो प्रथम 2 में आप केवल ये तीनों टॉपिक पढ़ के जाइए। उसके बाद अगर जो कहीं से क्वेश्चन आ जाता है तो आप तुक्का विधि का प्रयोग करके इसमें समय बचाएं, और इसमें जो समय बचे बोध में, कॉम्प्रिहेंशन में आप वहाँ समय देंगे। तो यहाँ अगर जो आप 5 में 5 सही करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। चौथा जो टॉपिक है वो है संप्रेषण का। इसमें कोई भी टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें जो जन मीडिया एवं समाज है, अगर जो आप ICT पढ़ते हैं तो वो उसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा आप टाइम व्यतीत न करें। इस टॉपिक को आप नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। अगर जो इससे क्वेश्चन आते भी हैं तो आप कॉमन सेंस से भी उनको हल कर सकते हैं। जैसे कि क्लास में आप जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो उनके बीच कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो बहुत आसान प्रश्न आते हैं इसमें। तो ये टॉपिक पूरा संप्रेषण का छोड़ सकते हैं, इससे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला टॉपिक देखते हैं गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। इसमें अगर जो आप मैथ और रीजनिंग आपकी अच्छी है तो ये आराम से कर सकते हैं। अगर जो आप मैथ में कमज़ोर हैं, जैसे कि मैं मैथ में बहुत कमज़ोर था, तो इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ तुक्का लगाया था, जिसमें 5 में मेरा 2 सही हो गया था। तो इसमें अगर जो मैथ आता है तो इस टॉपिक में आप अपना समय व्यतीत करें, अन्यथा
जल्द से जल्द इसको सॉल्व करके, मतलब जितने भी देर में आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं। देखते हैं अगला टॉपिक, युक्त तर्क। इसमें जो दर्शन शास्त्र का लॉजिक होता है उससे प्रश्न आता है, या जो कह सकते हैं आपकी जो प्रश्न होते हैं लॉ रीजनिंग से संबंधित, उनसे प्रश्न आता है। तो आप अगर जो इसमें अच्छे हैं तो पढ़िए। KVS मदान और दृष्टि से इन टॉपिक को तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनसे क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। तो अगर जो आप पहले से ही अच्छे हैं गणितीय तर्क में और युक्ति तर्क में, तो इनको तो आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी इनको सॉल्व करने में। अगर जो आप इनमें अच्छे नहीं हैं तो आप इनको छोड़ सकते हैं, और जो जहाँ पे अच्छे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, उन टॉपिक को तैयार करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे अगला टॉपिक देखते हैं आंकड़ों की व्याख्या। इसमें इसको DI भी कहते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। इनमें आप जो आंकड़ों की व्याख्या है, यहाँ से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इनको अगर जो तैयार करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ से आप मार्क भी स्कोर कर सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT। अगर जो ये टॉपिक आप यहाँ भी कॉमन है, जो पहला आपने देखा था पहले में, यहाँ पे ऑनलाइन जो पद्धतियाँ हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, स्वयं स्वप्रभा MOOCs इत्यादि, और शिक्षक सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और ICT आधारित। तो ये टॉपिक इस टॉपिक से कॉमन है। तो अगर जो आप वहाँ पे पढ़े हैं तो यहाँ पे केवल आप ICT की संबंधित जो सामान्य संक्षिप्तियाँ हैं और शब्दावलियाँ हैं उनको तैयार कर लेंगे तो ये टॉपिक पूरा इकाई 8 आपका तैयार हो जाएगा। जैसे www का फुल फॉर्म क्या होता है, CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है, या रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऐसे आप तैयार कर लेंगे। या जो इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, जैसे माउस कौन सा डिवाइस होता है, मॉनिटर कौन सा डिवाइस होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, इतना अगर जो आप इसमें तैयार कर लेते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। और इसमें एक टॉपिक और है जो ICT और सुशासन, वहाँ पे फर्स्ट में कॉमन है, फर्स्ट इकाई में। और उच्च शिक्षा में जो डिजिटल पहले हुई हैं, जैसे MOOCs, स्वयंप्रभा, ये आप पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, तो ये उस टॉपिक से कॉमन है। तो अगर जो आप वहाँ पे तैयार कर लेते हैं, ये यहाँ पे केवल सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावलियाँ तैयार कर लेते हैं तो इकाई 8 आपका संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं अगला इकाई, लोक विकास और पर्यावरण। इसमें केवल आप KVS मदान या दृष्टि की किताब से, दोनों किताबों में से केवल एक टॉपिक नंबर 7 पढ़ सकते हैं, जिनमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं प्रयास, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में, रियो सम्मेलन ये ब्राज़ील में हुआ था, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल ये हुआ था आपका, क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ था, और पेरिस समझौता जिसको कि COP21 भी कहते हैं। COP मतलब होता है इसका फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एवं अंतर्राष्ट्रीय सौर संबंधी, जो कि भारत और फ्रांस के मध्य हुआ था। इसका कार्यालय नोएडा में स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, अति महत्वपूर्ण है। टॉपिक नंबर 7 जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इसमें अगर जो पर्यावरण में ये टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं KVS मदान से या दृष्टि से, दोनों किताबों में से एक, तो आप इस टॉपिक को आसानी से हल कर सकते हैं। और जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वो सामान्य रूप से आते हैं, जैसे जल प्रदूषण के क्या कारण हो सकते हैं, मृदा प्रदूषण के क्या कारण हो सकते हैं, तो आप वो क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी हल कर सकते हैं। देखते हैं अगला टॉपिक, इसमें उच्च शिक्षा प्रणाली है। इसमें आप एक टॉपिक मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, इस बार इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, नई शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है,
आप इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार करके जाएं, इससे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। बाकी जो टॉपिक सिलेबस दिया हुआ है यूजीसी ने, उनको देखते हैं। जैसे इनमें टॉपिक नंबर 2 स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का जो उद्भव हुआ है, जैसे जो वुड डिस्पैच आया, जो शिक्षा से संबंधित जो अधिनियम है, इसके पहले जो शिक्षा नीति थी, इसके पहले कौन सी शिक्षा नीति थी, तो इन पे अगर जो आप कर सकते हैं, इनको तैयार कर सकते हैं, तो केवल टॉपिक नंबर 2 तैयार कर सकते हैं। एवं टॉपिक नंबर 6 जो नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन है। बाकी इसमें कोई भी टॉपिक तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अगर जो इनको इतना ही तैयार करते हैं तो अच्छी स्थिति में होंगे। मैंने यही किया था अपनी तैयारी के दौरान, तो और मैंने 50 में 30 क्वेश्चन सही किया था और मेरा JRF भी हो गया था। तो अगर जो आप इतना करते हैं तो ये काफ़ी ठीक होगा। आने वाली परीक्षा के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।